नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश ने G20 की मेजबानी की और उस दौरान जब विदेशों से मेहमान यहाँ आए हुए थे, तब किसी ने भी देखा होगा कि पूरा देश मानो तिरंगामय हो गया था। तिरंगे के तीनों रंग साफ झलक रहे थे। वैसे तो हम तिरंगे को जानते हैं, हमारा राष्ट्रध्वज है। उसके और भी कई आयाम हैं और ये सब सोचते हुए आज हमने एक ऐसे अतिथि को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिनका संबंध इस तिरंगे से एक खास अंदाज में रहा है और है। मैं स्वागत करना चाहूंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में राजेश झा का। जी, नमस्ते। आप एक समाज सेवी होने के साथ साथ सल्यूट तिरंगा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं सबसे पहले उस सवाल पे आता हूं जो मेरे जहन में अभी तक बिल्कुल ताजा है और वो है 2022, अभी एक साल ही हुआ है बस, उसमें आयोजित हर घर तिरंगा अभियान। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संस्थागत रूप से आप इस अभियान से कैसे जुड़े, इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा था और इस बात की परिकल्पना पहले ही कर ली गई थी कि तिरंगे को लेके पूरे देश में हम लोगों को कोई कार्यक्रम करना है। उसी लिहाज से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर 2021 को फ्लैग कोड में थोड़ा परिवर्तन किया और झंडे को किसी भी स्थान पे लगाने के लिए एक अनुमति हम लोगों को मिल गई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ये बात सामने आई कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो पूरे देश में एक खुशी का माहौल था। जी। हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम अपने घर पे तिरंगा लगा के तिरंगा का आन बान शान और अपनी पहचान पूरी दुनिया को दिखाए। और वो हुआ भी। पूरे देश ने बहुत गंभीरता से इसे लिया और इस उत्सव को महा उत्सव की तरह मनाया। आपने अभी पूछा कि हम संस्थागत रूप से कैसे जुड़े। देखिए, सैल्यूट तिरंगा संगठन जो इसका निर्माण हुआ 2017 में, मैं थोड़ा पीछे की बात आपको बताता हूँ। हम लोग जब दिल्ली में 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किले पे इंडिया गेट पे जाते थे और ये राष्ट्रीय पर्व को लोग जब मनाने जाते थे वहाँ पे, तो हाथ में तिरंगा लेके उत्साह में तो जरूर जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि कार्यक्रम के बाद तिरंगा रोड पे गिरा हुआ है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर से चढ़ के चले जाते थे, पैर लगा के चले जाते थे। तो हम अपने मन में ये सोचते थे कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। तो हम लोग कुछ लोग थे, जब उन झंडे को वहाँ से उठाते थे, लेके आते थे, फिर हम लोगों ने आपस में बात किया कि कुछ ऐसा तिरंगे के लिए कुछ किया जाए जिसके माध्यम से इसका सम्मान बढ़े। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है सैल्यूट तिरंगा, और हम लोगों ने तिरंगे के सम्मान के लिए संगठन को बनाया और तिरंगे का सम्मान पूरे देश में हो, इसके प्रचार प्रसार के लिए हम एक एक राज्यों में गए और संगठन का निर्माण किया और हर व्यक्ति को एक संदेश दिया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए आप कार्य करिए और 365 दिन इसके प्रचार प्रसार करिए। केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तिरंगे के सम्मान पूरे 365 दिन होना चाहिए। और मुझे गर्व है कि आज सैल्यूट तिरंगा का संगठन 28 राज्यों में है और भारतीय मूल के लोगों ने इसे 16 कंट्री में भी बनाया हुआ है। राजेश जी, हाल ही में आपकी संस्था ने हरिद्वार में तिरंगा यात्रा निकाली, तो क्या माहौल था, कैसा परिदृश्य था, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, हरिद्वार में ये तिरंगा यात्रा आपने देखा कि गंगा जी के तट पे, हर की पौड़ी घाट पे, एक तरफ गंगा, दूसरे तरफ सभी के हाथ में तिरंगा। ये राष्ट्रवाद और धार्मिक संगम था। सभी राज्यों के लोग वहां आए थे। ये हम लोगों का एक विश्राम कार्यक्रम था। हम लोग अगस्त के महीने से तिरंगा यात्रा पूरे देश में चला रहे थे, जिसके लिए हम लोग जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा किए
और पूरे देश में कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा चल रही थी। इस कार्यक्रम को हम लोग विश्राम देने के लिए हम लोग हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पे एक विशाल तिरंगा यात्रा के साथ माँ गंगा की आरती के साथ इसका विश्राम देना चाह रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद फिर यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो लोगों में बहुत उत्सुकता था कि ये संगम कैसा होगा। ये तिरंगा और गंगा और हर की पौड़ी घाट पे लोगों का हुजूम आ गया वहाँ पे, और उत्साह में हम लोगों ने गंगा आरती की, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। और हमारे साथ कई गण्यमान्य लोग थे, कई स्वामी थे, कई मंत्री, पूर्व मंत्री, सरकार के लोग, सभी हम लोगों के साथ शरीक होकर इस कार्यक्रम को मनाया। राजेश जी, मेरे मन में संतूर के तार झंकार करने लगते हैं जब मैं एक परिदृश्य की मैं एक कल्पना करता हूँ कि आप कश्मीर में एक शिकारे पर हैं, आपके साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और शिकारों पर तिरंगे लहरा रहे हैं। तो क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सचमुच ऐसा हुआ है? ये बिल्कुल हकीकत बात है। हम्म, और आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि आज़ादी के बाद, खास करके 1989 के बाद, जब जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ गए, 6-6 महीना तक हड़ताल रहा करता था, स्कूल बंद, दुकानें बंद, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हुआ करते थे, और 370 धारा और 35 से हटने के बाद अब जब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, तो क्यों नहीं हम लोग जम्मू कश्मीर से यात्रा प्रारंभ करें और शिकारा प्रतियोगिता करवाएं। हम्म, आपको बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। वो क्षण अभी मेरे नज़रों के सामने सारी वो गतिविधि आ रही है, जब सारे शिकारा बोट के ऊपर तिरंगा लोगों ने लगाया, वहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने, आम आवाम ने आकर तिरंगा यात्रा निकाला, और वो यात्रा में सभी लोग शरीक हुए। हमारे साथ कई सारे मंत्री, सच्चिदानंद पोखरियाल जी, हमारे पूर्व मंत्री उत्तराखंड, वो साथ में गए। उनके हाथ में चोट भी आ गई, लेकिन बावजूद हमारे संगठन के लोगों ने, सभी ने इस आयोजन को बहुत हर्षोल्लास से मनाया, और पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में इसका मैसेज गया। फिर धीरे धीरे 15 दिनों तक हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के हर जिले में जाके तिरंगा यात्रा किया, और लोगों में बहुत उत्साह आया। अब वहाँ लोग पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं। राजेश जी, आपने जिस तरह से शिकारा यात्रा का वर्णन किया, सचमुच कोई भी गदगद हो जाए इस पूरे परिदृश्य के बारे में सोचते हुए। हमने शुरू में कहा था कि हम एक व्यक्ति के तौर पर भी आपको जानना चाहेंगे। मैं आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी पूछना चाहूँगा, और आपका जो समाज सेवा के प्रति रुझान है वो कब शुरू हुआ, ये जानने की भी हमें उत्सुकता है। देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करके झारखंड से दिल्ली आया 2002 में, हम्म, और बच्चों को पढ़ाने का काम किया, खास करके कॉमर्स के बच्चे को, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था। हम्म, तो बच्चों को जब पढ़ाया तो मैंने ये महसूस किया हम्म, कि अभी भी हमारे समाज में लड़कियों को सशक्त करने की आवश्यकता है। लड़के तो कहीं भी क्लासेस लेने चले जाते थे, लड़कियों को दूर क्लासेस ले जाने में दिक्कतें आती थी। मैं मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। लेकिन आप दूर दराज छोटे शहरों को देखें, गाँव में देखें, तो मेरे मन में ये बात आई कि हम लड़कियों के सशक्तिकरण पे कैसे काम करें, महिलाओं के सशक्तिकरण पे कैसे काम करें। तो हमने लड़कियों को फ्री क्लासेस देना प्रारंभ किया, लड़कियों को बुलाना, उनके पेरेंट्स से बात करना चालू किया, और उनको इस दौड़ भाग में, दुनिया की रेस में लड़कों के साथ बराबरी के साथ पढ़ा के आगे लाने का कोशिश किया, जिसमें हमें बहुत सफलता मिली। और हमें लगता है कि जो काम मैंने किया समाज सेवा के क्षेत्र में, बड़ा काम किया। बाद में इसी काम को लेके हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, नारी सशक्तिकरण के कई सारे बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में किया। अभी भी सुकन्या समृद्धि योजना में हमने 5,000 से ऊपर लड़कियों के खाता खुलवाए, उनके अकाउंट में पैसे डाले, और हमारे संगठन सैल्यूट तिरंगा ने ये काम हर राज्यों में आगे बढ़ाया है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्योंकि आप इतने बच्चों को पढ़ा चुके हैं। कॉमर्स हमारे हिसाब से एक जटिल विषय है। वो ऐसा तो कोई आसान है नहीं, उसमें आंकड़े भी हैं, उसमें 50 तरह के इक्वेशंस हैं। या लड़कों और लड़कियों की तुलना में आपने कोई फर्क महसूस किया रुझान को लेके? देखिए, आज का जो दौर है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज लड़के से ज़्यादा तेज रफ्तार में लड़कियां चल रही हैं। पहले
कॉमर्स की पढ़ाई करने में लड़के ज़्यादा संख्या में हुआ करते थे। लेकिन आज का जो दौर है, जब लड़कियां नौकरी करने जा रही है, लड़कियां बिजनेस कर रही है, लड़कियां बड़े बड़े व्यापार के लिए प्लानिंग कर रही है, तो ऐसे में आज कॉमर्स एक बहुत ही मूल्यवान सब्जेक्ट हो गया है। तो लड़कियों ने ये कॉमर्स जो आपने जटिल शब्द बनाया है, लड़कियां इसको ग्रास्प करती है और इंजॉय करती है। आप देखिए आज लड़कियां मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ के एमबीए की ओर जा रही है, एफसीए कर रही है, कई सारे ऐसे कॉमर्स के कोर्सेज कर रही हैं जहां पर वो अपने आप को इस पूरी दुनिया में, ना केवल भारत में, दुनिया भर में आज हमारे लड़के और खास करके लड़कियां जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा भारत बढ़ रहा है। आज हम आर्थिक रूप से 5वें स्थान पे हैं और आने वाले 2 4 5 सालों में हम तीसरे अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। राजेश जी, लौटते हैं तिरंगे पर, जिससे हमने शुरुआत की थी। ये मैं खासतौर से छात्रों के बिहाफ पर पूछ रहा हूँ। तिरंगे के इतिहास पर अगर संक्षेप में बिल्कुल 1 1.5 मिनट में नजर डालनी हो, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे उसकी? देखिए, तिरंगा जो है वो हमारा आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश का त्याग का, बलिदान का, शौर्य का, आज़ादी का प्रतीक होता है। हमारा तिरंगा भी उसी का है। हमारे देश में कई धर्म हैं, कई जाति है, कई रंग रूप हैं, कई राज्य हैं, कई भाषाएं हैं, लेकिन तिरंगा सिर्फ एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तिरंगा है। और ये तिरंगा केवल एक दिन में नहीं बना। ये तिरंगा का इतिहास बहुत पुराना है। 2004-5 से जब स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगनी निवेदिता ने प्रारंभ किया, पहली बार झंडा बनाया और फिर बना के कलकत्ता में उसे फहराया गया, और ये धीरे 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 परिवर्तन समय के साथ होते गया। लेकिन पिंगली वेंकैया जी ने अपने ऊपर इसका जिम्मेवारी लिया और बापू को उन्होंने बताया कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं राष्ट्रीय ध्वज निर्माण करूंगा। कई सारे परिवर्तन हुए, जब 9 रंगों का पट्टी पे लग के लाल और हरा तिरंगा बना। बाद में जाके वो तिरंगा का रूप जो आते आते 1931 लग गया। 1931 में संविधान सभा ने इसे मान्यता दिया और इसको राष्ट्रीय ध्वज बनाने का जो प्रस्ताव दिया वो पारित हुआ। फिर 3 रंगों का तिरंगा बना, जिसमें कि ऊपर हमारे केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। फिर बापू ने एक बात बताई कि हम स्वराज अभियान से इसे लेके चले हैं, इसमें बीच में चरखा लगाओ। लेकिन जब समिति बनाई गई, जब अंग्रेजों ने बताया कि अब भारत आज़ाद होने वाला है, तब एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। उसके बाद उस कमेटी में, उस समिति में और भी लोग थे, सरोजनी नायडू थे, अंबेडकर साहब थे, और भी लोग थे। उन लोगों ने बताया कि ये कांग्रेस का झंडा अलग होगा और देश का राष्ट्रीय ध्वज अलग होगा। उसके बीच में सम्राट अशोक के जो धर्म चक्र है, जो 24 तीलियों वाला, उसको सफ़ेद के बीच में पट्टी में लगाया गया। और 22 जुलाई 1947 को आज़ादी के पहले ही हमारे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। उस दिन से हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता, अखंडता और सुख, चैन और देश के प्रतीक, देश की ईमानदारी, देश का आन बान शान, सब कुछ इस तिरंगे में है। आज तिरंगा हम देखते हैं तो मन लगता है, गदगद हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ और भी चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि इसके पीछे हमारे सैनिकों का बलिदान है, स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा इसमें बलिदान है। इस तिरंगे में हर एक भारतीयों का लगा हुआ है अपना परिश्रम, अपना त्याग, अपनी तपस्या, अपनी शौर्य। इसके शान के लिए ही हम इसको सैल्यूट तिरंगा नाम दिए हैं। राजेश झा, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी बातचीत के भी कई रंग रहे। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।